Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my YouTube channel Self Learning. Yes, we are live now. आज सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी चूंकि यूनिट 2 चल रही है पेपर 1 की, और उसमें हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम पढ़ेंगे, किस तरीके से सैंपल निकाला जाता है और क्या होता है ये, इसके बारे में समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट होगा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। इससे पहले सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं वैसे ही आपको मेरा नमस्कार। ठीक है, चलिए अब बात करें हम सैंपलिंग की। तो सैंपल को कहते हैं न्यायदर्श। ठीक है, न्यायदर्श का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था सैंपलिंग के बारे में, आज मैं उसको डिटेल में समझाती हूँ। ऐसे समझेंगे हम ताकि कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके का कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। क्लियर? तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, रिसर्च में आपने समझा, अभी तक 2 क्लासेस में आपने ये समझ लिया होगा कि रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। अब रिसर्च में जब हम प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारा आइटम होता है हमारे पास में, जिसके बारे में हमको पता लगाना होता है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है। क्लियर? अब सपोज करते हैं साइंटिफिक वे में हम रिसर्च कर रहे हैं, और साइंस की हो रही है या फिर सोशल साइंस की रिसर्च हो रही है। हर चीज में, हर तरह की रिसर्च में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, कोई ना कोई एक वेरिएबल हमारे पास में होता है, जिस पर हमें अपना रिसर्च का प्रोसेस आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो उस पूरे ही जो वेरिएबल हैं, जितने भी हैं, जितने भी टाइप्स हैं उनके, उन सभी को जनसंख्या कहते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं, अगर 10th क्लास के बच्चों में स्ट्रेस लेवल कितना है, इस पर हमें अपनी सर्चिंग करनी है कि 10th क्लास के बच्चों में बोर्ड जब उनके एग्जाम्स होते हैं तो उनमें स्ट्रेस कितना होता है। अब अगर सिर्फ इतना मैं कह दूं कि 10th क्लास के बच्चों में स्ट्रेस को चेक करना एग्जाम के दौरान, उसका हमारा आज का टॉपिक है। तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? जितने भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो सभी हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 10th क्लास में आज हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो 10th क्लास में कितने सारे बच्चे होंगे? क्या हम उन सभी बच्चों पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सोर्सेस कम होते हैं, समय कम होता है, और हमारा एरिया भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है काम करने का, तो हम कंप्लीट पॉपुलेशन पे वर्क नहीं कर सकते। तो हमारा काम क्या होता है कि हम हर एक पॉपुलेशन में से थोड़ा थोड़ा सा आइटम ले लें और थोड़ा थोड़ा सा सैंपल ले लें। सैंपल का मतलब क्या होता है? जब आप गेहूं खरीदने जाते हैं या चावल खरीदने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा सैंपल लेकर घर में आते हैं दिखाने के लिए कि ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक रहेगा। तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पूरा गेहूं हमारा कैसा होगा या पूरा चावल हमारा कैसा होगा। इसी तरीके से पूरी पॉपुलेशन में से हम हर एक जगह पर थोड़ा थोड़ा सैंपल साइज ले लेते हैं और उस पर हम वर्क करते हैं। अब ये तो बात हो गई सैंपल की, है ना? अब लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाए कि हमको पूरी पॉपुलेशन में से कहाँ से सैंपल उठाना है? कैसे डिसाइड किया जाए? बायसनेस नहीं हो जाएगी कि हमने चलो 5 लाख की टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से हमने कहीं एक जगह पर 5,000 बच्चे ले लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे में हमारी जो रिसर्च होगी, क्या वो सही होगी? नहीं, ऐसे में सही नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे ले लिए और उस वजह से वहाँ के बच्चों की जिस तरीके की सोच होगी, आपकी फाइंडिंग्स वैसे ही होंगी। तो आपकी जो रिसर्च है वो गलत सिद्ध हो जाएगी। और इस तरीके की जब सैंपलिंग की जाती है ना, इसी को सैंपल एरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे अलग अलग तरह से सैंपल सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करेंगे और उस तरीके से हम अपनी सैंपल चुनेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम यही समझेंगे किस किस प्रकार से हम सैंपल चुन सकते हैं और किस तरीके से उसकी विधियां होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितनी टाइप होते हैं सैंपल के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की। अब टाइप्स ऑफ सैंपलिंग जो है, ये क्या होता है? न्यायदर्श। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? न्यायदर्श। न्यायदर्श या कहा जाता है प्रतिचयन, दोनों ही शब्द लिए जाते हैं। न्यायदर्शन, सैंपल को कहा जाएगा न्यायदर्श और सैंपलिंग को कहा जाएगा न्यायदर्शन। ठीक है, पर मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप इंग्लिश की टर्म भी साथ ही साथ में समझते जाएं। क्योंकि हिंदी में जो शब्द होते हैं, कई बारी इंग्लिश के शब्द जो होते हैं
और हिंदी के जो शब्द होते हैं ना उनमें अलग अंतर समझ आता है। मतलब जैसे इसमें है नाम लिया जाएगा सैम्पलिंग का, तो सैम्पलिंग ही होगा, लेकिन हिंदी में दो नाम दिए जा रहे हैं। इसलिए बहुत सटीक होता है जब हम इंग्लिश वाला जो टर्म होता है उसको याद रखते हैं। मैं यहाँ किसी भी एक लैंग्वेज को मैं बायस्ड नहीं हो रही हूँ, बस मैं अपनी सुविधा जो मुझे समझ आती है उस सुविधा के हिसाब से आपसे कह रही हूँ कि इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझ के रखिएगा। क्लियर? क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता भी है ना, और सपोज कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक होती है या फिर क्वेश्चन का जो अर्थ है वो सही नहीं निकलता है ना, तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन होता है ना उसी को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप इंग्लिश वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको याद रखिएगा, उसके टर्म्स को याद रखिएगा। क्लियर? हिंदी में हम समझाते जाएंगे समझने के हिसाब से, क्योंकि हमारी भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन इंग्लिश की टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चले। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है न्यायादर्श या प्रतिचयन इसे कहते हैं। कितने प्रकार की होती है ये? तो दो प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10th तक तो मैथमेटिक्स हर किसी बच्चे ने ही पढ़ी होगी। तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो एक चैप्टर था हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसको क्या कहा जाता है? प्रायिकता। हिंदी में कहते हैं इसको प्रायिकता। मतलब उसमें हम क्या करते थे कि अगर किसी बॉक्स में 100 बॉल हैं, 100 बॉल्स हैं, तो और जो बॉल्स हैं वो क्या हैं? रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो रेड आने की प्रायिकता क्या होगी? रेड बॉल कितनी आएगी, है ना? ग्रीन बॉल कितनी आएगी? और सभी बॉलों की संख्या जो है वो क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करते थे कि सारी बॉलों को देख लेते थे, हम उसको डिवाइड कर देते थे, उसके बाद में फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। और अच्छे से समझे, एक बहुत ही जनरल वे में समझाया जाता था। जो हम ताश के पत्ते लेते हैं ना, तो ताश के पत्तों में हुकुम का इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। हुकुम का क्या होगा? एक ही इक्का होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52, है ना? यही होता है, इसी तरीके से निकालते हैं। और अगर मैं बोलूं सिर्फ इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। तो 4/52, मतलब इस तरीके से हम प्रायिकता निकालते थे। तो जब प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे तो वहां पर मिस्टेक नहीं होती थी, गलती नहीं होती थी। तो दो तरीके से सैंपलिंग की जाती है। एक होती थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें हम प्रायिकता मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से सैंपलिंग करते हैं, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें हम जो सैंपलिंग होती है वो रेंडमली इसी तरह से हो जाती है, उसमें किसी तरीके का कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाते। तो क्लियर हो गई बात? दो प्रकार की सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं संभाव्यता प्रतिचयन, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसको कहा जाता है असंभाव्यता प्रतिचयन। ठीक है, चलिए। अब ये संभाव्यता प्रतिचयन जो है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, वो कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार होते हैं, जिसके जो इसके टाइप होते हैं। जिसमें पहला आता है क्या? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब हम इसके बाद ना, ये पहले आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको एक एक को समझेंगे आसानी से, है ना? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है जब हम अब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी, खैर अभी तो नाम अभी याद कर लीजिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। दूसरी होती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसमें हम अलग अलग भागों में विभक्त कर देते हैं। फिर आती है क्लस्टर सैंपलिंग, फिर आती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, फिर आती है मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग। क्लियर? नेक्स्ट जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, उसमें होती है पहली कन्वीनियंस सैंपलिंग, फिर आती है कोटा सैंपलिंग, फिर आता है जजमेंटल सैंपलिंग, फिर आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, अभी हम इतना बस समझ लेते हैं कि ये वाली जो सैंपलिंग मेथड है वो सिस्टमैटिकली लिया जाता है, और ये वाली जो सैंपलिंग है वो कैसे लिया जाता है? रैंडमली कुछ भी उठाकर लिया जाता है। इसमें गलती होने की संभावना होती है। इसमें आपकी क्या होता है कि अपनी मर्जी के हिसाब से सैंपलिंग लेने का आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं। तो रैंडम सैंपलिंग देख लेते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, आपने कभी लॉटरी की टिकट किस तरीके से निकाली जाती है, या फिर बहुत जगह पे लकी ड्रॉ निकाला जाता है, उसका प्रोसीजर देखा है? कैसे होता है कि सपोज करते हैं ये एक बाउल है और इसमें बहुत सारे आपके लकी ड्रॉ रखे गए हैं, और इसके बाद फिर क्या किया जा रहा है कि हर एक कोई व्यक्ति को बुलाया जाता है, और फिर वो आता है और अपनी
आने के बाद में एक बोला जाता है कि एक पर्ची निकाल लो, तो क्या करेगा, इसको घुमाएगा, घुमाने के बाद में कोई एक पर्ची निकाल लेगा। इसी तरीके से दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरी पर्ची निकाल लेता है, तीसरा तीसरी निकाल लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई तरीके की बायसनेस नहीं रहती, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को हर एक तरह से चांस मिलता है, उसको अपने हिसाब से, क्योंकि उसको एक पर्ची निकालनी है, 5 पर्चियां निकालनी है, 20 निकालनी है, ये उसके ऊपर है। तो और पूरी पॉपुलेशन में से वो कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक है। अब उस पर ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है कि उसने किसी तरीके की चीटिंग करके यहाँ पर काम किया। तो ये एक लकी ड्रॉ वाला सिस्टम ही होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। क्या होता है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, सपोज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चों का है, ठीक है, 1 लाख बच्चे हैं 10th क्लास में, है ना। एक जगह पर, जैसे मान लेते हैं अपनी सिटी का आप ले लेते हैं, जो 10th क्लास में पढ़ने वाले टोटल बच्चे हैं वो क्या है, 1 लाख है। अब आपको इनका स्ट्रेस देखना है, तो आप क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि यहाँ पर A B C D E इस प्रकार से स्कूल्स हैं, इस तरह के स्कूल्स हैं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, हर जगह से जाकर 100 बच्चों का सैंपल ले लेंगे, 100 बच्चों का ले लेंगे। और 100 बच्चों का भी कैसे लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे कि इकट्ठे बोलो कि भाई ऐसे दो, 100 बच्चे दे दो, नहीं। आप उन्हें क्या करेंगे कि लाइन से उनके रोल नंबर चेक करेंगे। सपोज करते हैं उनके रोल नंबर आते हैं 1 से लेकर 100 तक, आप कहेंगे पहला, 5वां, ठीक है, 10वां, और उसके बाद फिर 15वां, इस तरह से मुझे बच्चे दे दो। आई बात समझ में कि आपने उनसे क्या कहा कि आप 5-5 के गैप से बच्चों का नाम मुझे दे दो, मैं उनसे जाकर अपना इंटरव्यू ले लूंगा, है। ये बात समझ में आई किस तरीके से लेते हैं हम सैंपलिंग का। मतलब आपने एक सिस्टम में सभी को बिठा दिया, और उस सिस्टम में से यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से इक्वल डिस्टेंस से आपने स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से क्या हो जाता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो जाती है। अब इसमें बायसनेस नहीं हो जाती है कि मान लेते हैं आपको तीसरे नंबर का बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन तीसरे नंबर का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पहला लेना है और 5वां लेना है। हो सकता है 5वें नंबर पे कोई सा भी बच्चा बैठा हो, तो आप 5वें नंबर का बच्चा लेंगे, फिर 10वें नंबर का लेंगे, फिर 15वें नंबर का लेंगे, फिर 20वें नंबर का लेंगे, फिर 25वें नंबर का लेंगे। इस तरीके से आप 5-5 के गैप से बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ से आप अपनी सैंपलिंग कर लेंगे। इसी तरीके से एक स्कूल में, फिर दूसरे स्कूल में, फिर चौथे स्कूल में, ऐसे करके आपका जो भी टारगेट है, जितना भी आपको लेना है, उतने सैंपल आप कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरीके से अनबायस्ड वे में आपने सैंपलिंग कर ली होती है। लेकिन चूंकि ऐसे में बहुत ज्यादा चांस होता है ना, मैनुअल एरर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो एरर के चांसेस भी बहुत रहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, दूसरे नंबर की जो हमारी सैंपलिंग है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, झुंड बनाना। झुंड कैसे बनाए जाते हैं, ग्रुप बना दिए जाते हैं। ग्रुप किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि 10th क्लास में, आप 10th क्लास वालों का ही हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो 10th क्लास में से जो आर्ट सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, साइंस सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनका ग्रुप बना लिया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, इसके बाद में बायो के हैं, ऐसे ही जो ग्रुप्स होते हैं, कॉमर्स के बच्चे, इनका ग्रुप बना लिया। तो हर एक ग्रुप में से आप अपना सैंपल कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर झुंड बनाकर, विभक्त करके आप अपनी सैंपलिंग कर लेते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार इस तरह से सैंपलिंग करने पे कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, किस तरीके से कलेक्ट करना है, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग। हाँ, क्लस्टर को कहते हैं झुंड, इसको तो विभक्त करना कहते हैं, मतलब डिवाइड कर देना। क्लस्टर का मतलब हो जाता है क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें बनाते हैं हम क्या, झुंड, है ना। झुंड
सपोज जैसे कोई गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट को किसी तरीके का कोई सर्वे करवाना है किसी एक एरिया में, रिमोट एरिया भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है, अर्बन एरिया भी हो सकता है, तो वो क्या कर देते हैं कि पूरे के पूरे शहर को, जैसे पूरा ये सिटी है, इस सिटी को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3, 4, 5 और फिर 6। अब यहाँ से हर एक जगह से इस सेक्शन में जाकर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर इस सेक्शन में जाके कर लिया, फिर इस सेक्शन में कर लिया, और ऐसे करके अपनी सैंपलिंग हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर एक छोटे छोटे झुंडों में डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग या फिर झुंड वाली सैंपलिंग कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कंप्लीटली क्या होता है, झुंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है। आगे बढ़ जाए हम, आगे क्या है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टम में डिवाइड कर देंगे पूरी पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को सिस्टम में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया 1 लाख बच्चों का पूरी आपकी पॉपुलेशन है, तो आपने कर लिया फर्स्ट 100 बच्चे, फिर नेक्स्ट 100 बच्चे, फिर नेक्स्ट 100 बच्चे, फिर नेक्स्ट 100 बच्चों में से हर में से आपको 10 बच्चे लेने हैं, फिर इसमें से 10 लेने हैं, फिर इसमें से 10 लेने हैं। इस तरीके से आपको सैंपलिंग करनी है। तो आप टोटल पॉपुलेशन निकालोगे, उस टोटल पॉपुलेशन को फिर 100 में डिवाइड करोगे, फिर हर 100 में से आप 10 का सैंपल कलेक्ट कर लोगे। मतलब एक पूरा हायरार्की में चलेगा, एक सिस्टम में चलेगा, तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग। मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग क्या होता है, मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग ये कहना चाहिए एक एक्सटेंडेड रूप है किसका, क्लस्टर सैंपलिंग का। जिस तरीके से क्लस्टर में झुंड बनाते हैं, बट वहां पर छोटे छोटे झुंड बनाए जाते हैं, यहाँ पर क्या है, एक लार्ज पॉपुलेशन को कलेक्ट किया जाता है, एक लार्ज एरिया को कलेक्ट किया जाता है। जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, किसी राज्य की, राजस्थान की बात कर लें, या एमपी की बात कर लें, है ना। अब एमपी की टोटल पॉपुलेशन, यूपी की टोटल पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी होगी, तो क्या किया जाएगा, इसको हम सेक्शंस में ऐसे डिवाइड कर देंगे। पहले हम जाएंगे सिटी लेवल पर, फिर हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर हम जाएंगे तहसील, तहसील कहते हैं ना, तहसील लेवल पर, फिर हम जाएंगे जनपद लेवल पर, और फिर हम जाएंगे और भी ज्यादा छोटे, और इसको डिवाइड कर देंगे ब्लॉक लेवल पर, है ना। इस तरीके से करके आप फिर सैंपलिंग कलेक्ट करते हो। सिटी, सिटी सबसे बड़ी हो गई, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, तहसील के बाद जनपद, जनपद के बाद ब्लॉक, और ऐसे में आपको हर एक जगह से अपना अपना सैंपल कलेक्ट करना है। थोड़ा थोड़ा जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाएगा। एक सिटी लेवल पे करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, फिर ब्लॉक लेवल पे करेंगे। मतलब ये एक तरीका हो जाएगा सैंपलिंग का। तो मल्टी स्टेजेस हो जाती हैं ये, क्या होती है, इफेक्टिव होती है, बट क्या हो जाता है कि कॉस्टली बहुत हो जाती है। और ये कभी की जाएगी, जब आपका पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ा है, आपका जो रिसर्च का एरिया है वो भी बहुत बड़ा है, और ऐसी किसी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं जिसपे सामाजिक लेवल पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो उनकी आपको प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करनी है, तो वहां पर आपको ये सैंपलिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ जाती है कि इस तरीके की जो सैंपलिंग होती है वो पूरी तरीके से कैसे होती है, सिस्टमैटिक होती है, फॉर्मूले लगाकर होती है। यहाँ पर आपकी एरर की संभावनाएं नॉन प्रोबेबिलिटी के मुकाबले कम होती है। एरर तो होता है, हर किसी में सैंपलिंग एरर होता है, बट इसको एक्यूरेसी से किया जाता है तो कम एरर आते हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देख लेते हैं। फर्स्ट वाली जो है हमारी कन्वीनियंस सैंपलिंग, नाम से ही लिखा जा रहा है कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। मतलब जो रिसर्चर है जिस तरीके से रिसर्च आगे करने जा रहा है, तो अपनी कन्वीनियंस से चला जाएगा वो, कि एक एरिया उसने मान लिया कि पूरे शहर को उसने अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर लिया, और फिर वो सोचने लगा कि चलो आज इस सेक्टर पे बात करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर जाकर बात कर लेंगे, इस लोगों से बात करके अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर वो इधर नहीं गया, फिर अगला इधर गया, अपनी जो उसके एरिया के पास होता है उसमें पहले चला गया, एरिया से दूर जो है उसमें बाद में गया। तो इस तरीके से वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाती है कन्वीनियंस सैंपलिंग। फिर तो अब देखना, इसमें
आपकी जो एक्यूरेसी है वो तो कॉम्प्रोमाइज होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अपनी सुविधा के हिसाब से सैंपल ले लिया। हो सकता है जहां आप जा रहे हो वहां पे लोगों का जो ओपिनियन हो वो दूसरी जगह के लोगों से अलग हो। जैसे कि मान लेते हैं एक कोई क्वेश्चन है जिस पर लोगों को सर्च करना है कि जो कौन ज्यादा सुखी है, कौन से व्यक्ति जो कि जॉब वाले हैं वो या बिजनेस वाले हैं, वो कौन जो है जो ज्यादा सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी से। ठीक है, आपका ये सर्चिंग का टॉपिक है। तो आप क्या गए, अगर आप ऐसी जगह पर चले गए जहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जॉब में है, और मैक्सिमम जो जॉब में है वो अच्छी जॉब में है। ठीक है, तो आप ने तो यही समझ लिया ना, इनकी इनकी ओपिनियंस है कि जॉब वाले ही जो है वो ज्यादा खुश होते हैं। जबकि ऐसा है, अगर कहीं और आप जाते और वहां पर जाकर आप चर्चा करते तो हो सकता है कि वहां पे बिजनेस के जो लोग हैं वो ज्यादा होते और वो ज्यादा सुखी होते, जॉब वाले जो पर्सन है उनकी अपेक्षा। तो यहाँ पर संभावना होती है बायसनेस की, और संभावना होती है कि जो रिजल्ट है वो सही ना आए। फिर आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? कोटा कोटा का मतलब क्या होता है? जब आपको किसी तरीके का ग्रुप बना दिया जाता है, जैसे कि 50% महिलाओं को 30% का कोटा मिला हुआ है। मतलब अगर आपका क्या है, जॉब निकल रही है तो 30% महिलाओं को छूट मिल जाएगी, या 30% जो है उनको कोटा मिलेगा कि 30% में तो सिर्फ महिलाएं ही आएंगी, 30% में बाकी फिर 70% में जो सारी पॉपुलेशन है वो फाइट करेगी, लेकिन 30% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में आरक्षण आपने कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स का आपने कोटा बना लिया और वहां से जाकर आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो ये भी आपके अपने ऊपर ही होता है किस तरीके से कैसे कोटा बनाना है और उसके बाद फिर उसकी सर्चिंग करना है। तो कोटा सैंपल। जजमेंटल सैंपलिंग नेक्स्ट आती है। जजमेंटल सैंपलिंग, आप देखो जजमेंटल का मतलब हो जाता है मैं जजमेंट कर लूं, अपनी मनमानी कर लूं, अनुमान लगा लूं, है ना? कैसे अनुमान लगा लूं? कि मेरा जो एम है कि मुझे 10 सरकारी और 10 प्राइवेट स्कूल में जाकर क्या करना है, अपना डेटा कलेक्ट करना है। तो मैं करूँ कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो क्या ही जवाब देंगे, चलो जाने दो, सारे ही प्राइवेट स्कूलों वालों में कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे और क्या है। ठीक है, तो मेरा जो काम था वो क्या था, 10 गवर्नमेंट स्कूल और 10 प्राइवेट स्कूल। मैं गई कहाँ, केवल प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल को मैंने अलग कर दिया। तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट्स जो है उनका तो मुझे ओपिनियन समझ ही नहीं आया, तो मेरा जो लॉजिक्स है वो पूरा के पूरा जो रिजल्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने मन से जजमेंटल हो रही हूँ कि इनको नहीं पता होगा, सिर्फ इसलिए इनके पास में गई। तो ये जजमेंटल सैंपलिंग होती है। फिर आती है स्नोबॉल सैंपलिंग, लास्ट में आती है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये क्या होती है, आपने देखा होगा जब आप कभी हिल एरिया में गए होगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, स्नोबॉल फेंक रहा है किसी पर। तो क्या होगा, इसने फेंका इस पर, इसके पास गया तो इसने किया, इसने फेंक दिया इस पर गया, फिर इसने फेंक दिया इधर, फिर इसने गया, इसने फेंक दिया इधर। तो इस तरीके से स्नोबॉल्स फेंकते रहते हैं एक दूसरे पर, है ना? तो क्या होता है कि मैं इसके पास कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए गई और उसने बोला कि ठीक है आपने मुझसे तो पूछ लिया है, ऐसा करना इससे जाकर भी पूछ लेना, ये मेरा दोस्त है वो भी इसके आंसर सही देगा। फिर इसने पूछा तो इसने कहा आप इसके पास चले जाना, इससे पूछ लेना, फिर इसके पास चले जाना, इससे पूछ लेना। ऐसे करके मैंने अपने 1000 बच्चे लोग कंप्लीट कर लिए, 1000 जो सैम्पलिंग का साइज था वो कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। तो ऐसे में एक्यूरेसी होगी क्या, नहीं होगी, इसमें भी बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो ये होती है स्नोबॉल सैंपलिंग। क्वेश्चन सभी से आता है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मैंने अभी समझाया आपको समझ में आ गए होंगे। सारे ही अलग अलग तरीके के जो सैंपलिंग के सिस्टम हैं, कैसे कैसे सैंपल लिया जाता है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? चलिए, तो सैंपलिंग वाले में फिर भी अगर आपको किसी तरीके से कोई क्वेश्चन हो जाए माइंड में तो आप मुझसे पूछ लेना। एक और चीज है, आगे हम पढ़ लेते हैं एरर के रूप में, सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर, अब क्या होता है एरर? एरर का मतलब होता है त्रुटि। जब हम कोई काम करें और उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो वो कहलाती है एरर, है ना? तो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बायस्ड, बायस्ड एरर, और दूसरा होता है
अनबायस्ड। ठीक है, बायस्ड एरर क्या होता है, डिपेंड करता है जब गलती हो रही है मैनुअली, जिस तरीके से हमने सैंपल लिया है उस सैंपल की जो जज करने की या फिर उसको चुनने की जो हमारी टेक्निक है उसमें गलती हो रही है, उसकी साइज में गलती हो रही है, तो ये बायस्ड एरर कहलाता है। अनबायस्ड एरर होता है कैसे कि जैसे जब आपने पॉपुलेशन जो ली है उस पॉपुलेशन में आपने कोई गलती नहीं करी है और किसी तरीके की आपके द्वारा कोई गलती नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन का जो डिवीजन है उसमें ही कोई ना कोई कहना चाहिए संतुलन नहीं है या फिर असीमितताएं हैं या फिर असमानताएं हैं, तो उनकी तरफ से जो आपको आंसर्स मिले हैं वो गलत है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार की एरर हो जाएगी, बायस जो आपकी खुद की गलती की वजह से एरर आती है, और अनबायस्ड एरर हो जाती है जो जिस तरीके की पॉपुलेशन का डिवीजन है आपकी कोई गलती नहीं है बट वहां पर हो गया है। जैसे कि मान लेते हैं आप ज्योग्राफिकल एरिया में देख लें, तो आपको पूरा एरिया कवर करना है, ठीक है। अब पूरे एरिया में से कई सारा एरिया ऐसा होता है जो कि बहुत ही घना बसा हुआ होता है, और कई सारा एरिया होता है जो बहुत ही हल्का बसा हुआ होता है, यहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, यहाँ की ज्यादा होती है। तो जब आप इस तरीके से क्लस्टर या फिर सिस्टम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर रहे हैं, विभक्त करके आपको हर एरिया में से स्टूडेंट्स लेना है, तो यहाँ से तो ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन यहाँ से आपको पूरे भी नहीं हो पाएंगे, 100 भी नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ का जो आपका सैंपल होगा वो उसका आंसर आपको सही नहीं मिलेगा, यहाँ से सही मिलेगा। तो ये हो जाती है अनबायस्ड एरर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन बायस्ड एरर आपकी टेक्निक जो है वो गलत हो रही है, आपका साइज जो है वो छोटा है उससे गलती हो रही है, तो ये अनबायस्ड एरर और बायस्ड एरर हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं हम इस एरर को, तो सबसे पहले है कि आपको प्री टेस्टिंग करनी चाहिए, पहले से टेस्ट कर लेना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए बायसनेस को, अपनी तरफ से किसी तरह की कोई बायसनेस यानी कि आप किसी एक को प्राथमिकता ना दीजिए। ठीक है, स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसको जज करते हुए आप पॉपुलेशन का चयन कीजिए। सैंपल साइज जो है वो हमेशा बड़ा लीजिए, छोटे सैंपल साइज में तो बहुत सारी गलतियां होती है, तो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब सपोज करें कि आपको टोटल बात करनी है ऐसे लोगों के ऊपर जो जॉब करते हैं और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। अब आप सैंपल ले रहे हैं मात्र 100 पर्सन का, 100 मेल का, तो क्या होगा, आपकी जो रिसर्च है वो सही होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो आपने जो सैंपल लिया वो थोड़ा सा ले लिया, तो आपके जो रिजल्ट होंगे वो उतने थोड़े से आदमियों के रिजल्ट आएंगे जो कंप्लीट पॉपुलेशन को कवर नहीं करेंगे। तो जब सैंपल साइज छोटा होता है तो बहुत सारे एरर होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा टॉपिक था ये सैंपलिंग का, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कल पढ़ेंगे हम हाइपोथेसिस के बारे में, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल हो गया थर्सडे, और फ्राइडे की क्लास में हमारा हो जाएगा ये चैप्टर खत्म, क्योंकि इसमें लास्ट बच रहा है हमारा रिसर्च एथिक्स, जिसमें हमें आईसीटी के बारे में पढ़ना है, सेमिनार, सिंपोजिया और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो हमारी ये फ्राइडे को यूनिट हो जाएगी, और फ्राइडे को हमारी ये यूनिट हो जाएगी फिनिश। तो फ्राइडे को फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में सैटरडे और संडे में इसके पूरे जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल में जाने में दिक्कत हो रही है उनको मैं आपको बता दूं कि आप सीधे डायरेक्ट जो मेरी लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर देती हूँ उस पर जाकर क्लिक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। ग्रुप में भी मैंने टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दी थी, तो उसमें से जाकर भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में थोड़ा कन्वीनियंट होता है शेयर करना, इस वजह से उधर शेयर करना ईजी पड़ता है। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप में भी कर दूंगी अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है, बाकी आप पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रुप में शामिल नहीं है उन तक भी वो सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अभी फिर से 9 बजे की क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, जल्दी जल्दी से खाना वाना जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, 9 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।